बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जरा एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए कि अगर आपके मोहल्ले में एक पुलिस अफसर हाथ में इंची टेप लेकर घूम रहा है और किसी एक खास समुदाय के त्योहार पर एक एक चीज को नापने में लगा हो, फीते से नाप रहा हो कि भाई ये 7 फीट का है या 10 फीट का, तो आप क्या सोचेंगे? क्या आपको ये पुलिसिंग लगेगी या कोई दिखावा लगेगा? और जब वही पुलिस अफसर दूसरे त्योहारों पर इतना सक्रिय नहीं दिखता, जब करोड़ों रुपयों का सोना मंदिरों से चोरी हो रहा है, तब चुप रहता है। जब एक भाजपा मंत्री पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बेहुदा आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, तब आंखें मूंद लेता है। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है कि क्या हमारे देश का कानून सिर्फ एक तरफ ही चलने लगा है? क्या न्याय की तराजू में दोनों पलड़े बराबर रखे जा रहे हैं या फिर एक पलड़े को जानबूझकर भारी किया जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड। आज एक नहीं बल्कि कई ऐसी खबरें हैं जो आपको हिलाकर रख देंगी। ऐसी खबरें जिनको देखकर आप समझ जाएंगे कि असल में हमारे देश में चल क्या रहा है। एसपी अनुज चौधरी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो हर तरफ वायरल हो रहा है। भाजपा की एक नेत्री नाजिया इलाही खान ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक बार फिर ऐसी टिप्पणी की है जिसके बाद पूरे देश के मुसलमान सड़कों पर उतर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप का एक नया कारनामा कैमरे में कैद हुआ है, जिसमें खुलासा हुआ है कि उनकी डिबेट में कौन से लोग ऑडियंस बनकर बिठाए जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक ऐसी घटना हुई जो शायद बीते 10-12 सालों में पहले कभी नहीं हुई थी। प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सीधे हमला बोल दिया है और एक ऐसा वाक्य जिसमें एक ही जैसे अपराध पर दो धर्मों के लोगों को अलग अलग सजा मिलती है। और साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार पर एक ऐसा तीखा बयान देने वाले शख्स को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। तो एक एक करके सारी खबरें आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले बात करते हैं एसपी अनुज चौधरी की। ये वही अनुज चौधरी हैं जिनका नाम आपने कई बार सुना होगा और हर बार उनका नाम तभी सुनाई देता है जब मुसलमान से जुड़ा कोई धार्मिक त्योहार या आयोजन होता है। मुहर्रम आया है तो अनुज चौधरी सक्रिय हो गए हैं, हाथ में इंची टेप लिए वो घूम रहे हैं ताजिए नापने के लिए। अब पहले एक बात समझिए कि यूपी प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें मैक्सिमम हाइट 12 फीट तय की गई है, यानी 12 फीट तक तय। लेकिन अनुज चौधरी का अपना ही पैमाना है, उन्होंने अपने आप 10 फीट तय कर रखा है। और इस वीडियो में जो ताजिया वो नाप रहे हैं वो ना तो 12 फीट का है ना 10 फीट का है, वो सिर्फ 7 फीट का है, सिर्फ 7 फीट। फिर भी एक पुलिस अफसर बाकायदा इंची टेप लेकर पहुंचा है, झुककर नाप रहा है और जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध होने जा रहा हो। अब आप मुझे बताइए, क्या एक एसपी रैंक के अफसर के पास और कोई काम नहीं है? क्या पूरे जिले में अपराध बंद हो गए हैं? चोरियां बंद हो गई हैं, डकैतियां बंद हो गई हैं, बलात्कार बंद हो गए, गुंडागर्दी बंद हो गई कि एक एसपी को 7 फीट का ताजिया नापने के लिए जाना पड़ रहा है? ये अति सक्रियता नहीं है तो क्या है? ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि क्या अनुज चौधरी कभी कांवड़ यात्रा में डीजे की आवाज नापने के लिए साउंड मीटर लेकर पहुंचते हैं? क्या नवरात्रों में पंडालों की ऊंचाई का माप लेते हैं? क्या जागरण में देर रात तक बजने वाले लाउड स्पीकर बंद करवाने के लिए वो इतनी ही फुर्ती दिखाते हैं? क्या रामनवमी के जुलूस में हथियार लेकर निकलने वालों को रोकने जाते हैं? बिल्कुल नहीं। उनकी सक्रियता सिर्फ एक खास समुदाय के त्योहारों पर ही दिखती है। अनुज चौधरी ने पहले भी कई कारनामे किए हैं। कभी वर्दी में गधा लेकर चलते हुए दिखे थे, कभी शिव मंदिर में जाकर अजीबोगरीब बयान देते हुए दिखे थे। और हर बार उनके बयानों में उनकी कार्यशैली में एक ही दिशा दिखती है, एक ही समुदाय को निशाने पर रखना। इसी कारण यूपी के तमाम रिटायर्ड डीजीपी और बड़े पुलिस अफसरों ने उनकी इस कार्यशैली की खुलकर आलोचना की है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने तो साफ तौर पर एक टीवी डिबेट में कहा था कि ये जो काम अनुज चौधरी कर रहे हैं ये पुलिस को कभी सिखाया ही नहीं जाता। पुलिस मैनुअल में ऐसी कोई बात नहीं है, ये अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो जितना बड़ा चेला बनेगा उसको उतना ही बड़ा फल मिलेगा। अनुज चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस में आए थे, फिर सीओ बनाए गए और आज की तारीख में फिरोजाबाद में मौज काट रहे हैं। अब आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या एक पुलिस अफसर का काम 7 फीट का ताजिया नापना होना चाहिए? क्या एक एसपी रैंक के अधिकारी के पास इतना खाली समय होना चाहिए? अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर जो भाजपा की नेत्री नाजिया इलाही खान से जुड़ी हुई है। ये नाम आप अक्सर सुनते रहते हैं क्योंकि ये महिला अपनी बदतमीजी और अभद्र टिप्पणियों के लिए कुख्यात हो चुकी है। हर जगह उल्टे सीधे बयान देती है और इस बार उन्होंने हद ही पार कर दी। एक पॉडकास्ट में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर बेहद आपत्तिजनक की। अब आपको याद होगा कि कुछ साल पहले इसी पार्टी की 2 नेताओं नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा ने भी यही काम किया था और तब क्या हुआ था, पूरे देश में
बवाल मच गया था। यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े मुल्क सऊदी अरब, यूएई, कतर, ईरान, इन सब ने भारत सरकार को चिट्ठियां लिखी थी, बॉयकॉट करने की धमकी दे दी थी। खुद नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ा था और उन्होंने अपनी ही पार्टी के इन लोगों को, हाशिए के लोग, मुख्य धारा के नहीं, लेकिन देखिए विडंबना, वही फ्रिंज एलिमेंट आज भी पार्टी में सक्रिय है, आज भी वैसी ही टिप्पणियां कर रहे हैं और भाजपा कुछ नहीं कर रही। थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, एफआईआर की मांग की जा रही है। सुनिए जरा कि क्या कुछ कहा जा रहा है। यह है कि शिकायतकर्ता एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या इस अपराध के लिए नाजिया इलाही खान के घर पर बुलडोजर चलेगा, क्या उनका एनकाउंटर होगा। और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम रोज देखते हैं कि किस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय आरोपों में भी बुलडोजर चला दिया जाता है, मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों को तोड़ दिया जाता है, छोटे मोटे आरोपों में एनकाउंटर कर दिए जाते हैं और सालों तक जमानत नहीं मिलती। लेकिन जब कोई बड़ी पार्टी का नेता, बड़े पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है तो प्रशासन की चुप्पी बहुत सी बातें कह जाती हैं। अब बात करते हैं अंजना ओम कश्यप की, जिनकी डिबेट हल्ला बोल वैसे भी मशहूर है। हालांकि अब लोग कहने लगे हैं कि इसे डिबेट नहीं, मोनोलॉग कहना चाहिए, क्योंकि इसमें एक ही पक्ष की बात होती है और वो पक्ष होता है भाजपा का। इसमें एंकर भाजपा की तरह सोचती है, दिखती है, बोलती है, ऑफिशियल भाजपा प्रवक्ता बैठा होता है, राजनीतिक विश्लेषक के नाम पर जो आता है वो भी भाजपा का ही समर्थक निकलता है। यानी तीन तरफ से एक ही आवाज, और अब तो कमाल ही हो गया। अंजना ओम कश्यप ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। अब ऑडियंस भी भाजपा की होती है। हाँ, आपने सही सुना, जो लोग बिठाए जाते हैं वो भी एबीवीपी या भाजपा से जुड़े होते हैं। ऐसे ऑडियंस के नाम पर बैठे लड़के सीधे विपक्ष पर सवाल दाग रहे हैं और एंकर मुस्कुरा रही हैं, उन्हें माइक पास कर रही हैं, बार बार उन्हीं को सवाल पूछने का मौका दे रही हैं। मोहम्मद जुबैर ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। उन्होंने अपनी पाया कि जो लड़के माइक पर बार बार सवाल पूछते हुए दिख रहे हैं उनके नाम है दीपक कश्यप मिश्रा और श्रेयास। इनमें से एक का सीधा संबंध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से है। अब आप समझिए कि ये कैसी निष्पक्ष पत्रकारिता है, ये कैसी जनता की भागीदारी है। ये असल में एक पूरा सिस्टम है, पूरा एक डिफेंस इकोसिस्टम जो तीन स्तरों पर काम करता है। पहले चैनल खुद एजेंडा सेट करता है, फिर एंकर उसी एजेंडे को आगे बढ़ाता है और फिर तथाकथित स्वतंत्र ऑडियंस का इस्तेमाल करके विपक्ष पर हमला बोला जाता है। और दर्शक के तौर पर हम घर बैठे ये सोचते रहते हैं कि वाह, सरकार के पक्ष में तो आम जनता खड़ी है। असल बात तो ये है कि वो आम जनता नहीं है, वो भी एक संगठित गिरोह है जो डिबेट को एक तरफा बनाने में मदद करता है। अब आइए एक और हैरत अंगेज खबर पर। यह खबर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। बीते दिनों दिल्ली में एक अवार्ड का कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था। राष्ट्रपति भी मौजूद थी, पीएम मोदी भी थे, पूरी कैबिनेट थी, बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी थी। उसी कार्यक्रम में एक शख्स अवार्ड लेने के लिए मंच पर पहुंचा। नरेंद्र मोदी ने उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और वो शख्स बिना हाथ मिलाए ही चल दिया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि इस तरह की घटना बीते 10-12 सालों में नरेंद्र मोदी के साथ कभी नहीं हुई। यानी इतनी सार्वजनिक जगहों पर, इतने बड़े मंच पर, जहां कैमरे चल रहे हो, जहां पूरा देश देख रहा हो, वहां प्रधानमंत्री से हाथ ना मिलाना, ये एक तरह का विरोध है, ये एक तरह का संदेश है। और इस घटना ने बहुत कुछ कह दिया है बिना कुछ कहे। अब बात करते हैं बिहार की, जहां प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर ऐसा हमला बोला है जो आज तक किसी ने नहीं बोला। कोई हमसे कहा। सम्राट चौधरी अभी हाल में बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से कोई बड़ा नेता उन पर सीधा हमला बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन प्रशांत किशोर ने डंके की चोट पर कह दिया। उन पर 7 लोगों की हत्या का आरोप है, ये जेल में रह चुके हैं, ये जुवेनाइल केस में भी फ्रॉड के आरोपी हैं और ऐसे शख्स को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक तरफ हम कहते हैं कि बिहार में रही है, कानून व्यवस्था सुधर नहीं रही है, और दूसरी तरफ अपराधी प्रवृत्ति का आदमी कुर्सी पर बैठा देते हैं। फिर बिहार में अपराध कम कैसे होगा? अगर सबसे ऊपर बैठा आदमी ही ऐसा है तो नीचे क्या होगा? इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। अब आते हैं उस खबर पर जो आपको ज्यादा परेशान करेगी, क्योंकि ये खबर बताती है कि हमारे देश में कानून के 2 रूप हैं, एक धर्म के लिए और दूसरे धर्म के लिए। वाराणसी में एक घटना हुई। गंगा में नाव पर एक भाजपा पार्षद और 4 युवक मटन और बियर पार्टी कर रहे थे। गंगा को कितनी पवित्र माना जाता है हम सब जानते हैं, और उसी गंगा में नाव पर शराब पार्टी, मांस पार्टी।
मामला कोर्ट में पहुंचा और मात्र 24 घंटे के अंदर वाराणसी में बीजेपी पार्षद की नाव पर चिकन और शराब पार्टी करने वालों को 24 घंटे के अंदर वाराणसी कोर्ट से जमानत मिल गई। और अब इसी से मार्च में कुछ मुस्लिम युवकों ने नाव पर इफ्तार पार्टी की थी जिसमें बिरयानी खाई गई थी। इस मामले में गिरफ्तार सभी लोगों की जमानत याचिका वाराणसी कोर्ट ने रद्द कर दी थी। मामला उठा, उन सबको गिरफ्तार किया गया। 2 महीने जेल में रहने के बाद हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। है ना देश की कानून व्यवस्था और बड़ी मुश्किल से और वाकई में ये साफ जमानत मिली। अब आप ही सोचिए, एक ही गंगा है, एक ही नाव है, एक ही तरह का मामला है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक तरफ हिंदू समुदाय के लोग हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग थे। एक को 24 घंटे में जमानत मिल गई, दूसरे को 2 महीने जेल में रखा गया। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा संविधान है? ये कौन सी इंसाफ की परिभाषा है? हमारे संविधान की शुरुआत में लिखा है कि हम भारत के लोग सबको समान न्याय देंगे, सबको समान अवसर देंगे। लेकिन क्या ये समानता है? क्या ये न्याय है? अब हालत इतनी बिगड़ गई है कि एक नई बहस छिड़ गई है। अगर आप भाजपा के सदस्य हैं, अगर आप भाजपा की विचारधारा को मानते हैं, तभी आप पूरी तरह से भारतीय माने जाएंगे। क्योंकि देखिए, सरकारें कह रही हैं, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि आधार कार्ड वोट डालने के लिए मान्य नहीं है। वोटर आईडी कार्ड को भी कई बार रिजेक्ट किया जा चुका है। राशन कार्ड को भी मान्यता नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें कहा गया है कि आधार कार्ड पारिवारिक संबंधों का भी प्रमाण नहीं है। यानी आपका आधार कार्ड ये नहीं बताता कि आप अपने पिता के बेटे हैं, यानी अपनी पत्नी के पति हैं। तो फिर सवाल ये है कि आपकी पहचान का प्रमाण क्या है? पत्रकार प्रशांत टंडन ने एक बहुत बड़ा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि अगर पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि जिस आदमी को 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है वो खुद भारत का नागरिक है भी कि नहीं? उनके पास कौन सा वो दस्तावेज है जिससे उनकी नागरिकता साबित होती है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सरकार ही अपनी आम जनता की पहचान के दस्तावेजों को मानने से इनकार कर दे तो फिर पूरी पहचान की पूरी प्रणाली पर ही सवालों के घेरे में आ जाती है। और सबसे आखिर में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, लखनऊ में अलीगंज में जो भयानक हत्याकांड हुआ था उस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार आलोचना करने वाले शख्स को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उसका घर का पता, उसका फोन नंबर, उसकी पूरी निजी जानकारी सोशल मीडिया पर तलाशी जा रही है। ट्रोल आर्मी उसके पीछे पड़ गई और जब उसने योगी आदित्यनाथ का एक पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने धमकी भरे शब्दों में बात की थी, तब से तो हालत और ज्यादा बिगड़ गई है। ये है हमारे देश की मौजूदा हकीकत, जहां अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे, अगर आप मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे, अगर आप सत्ता से कोई सवाल पूछेंगे तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। आपके परिवार को धमकियां मिलेंगी, आपका पता ढूंढकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा और प्रशासन कुछ नहीं करेगा, पुलिस कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो धमकाने वाले लोग सत्ता के संरक्षण में होते हैं। तो दोस्तों, इन सभी खबरों को एक साथ देखिए। एक तरफ अनु चौधरी जैसे अफसर 7 फीट का ताजिया नापने में लगे हैं, दूसरी तरफ नाजिया इलाही खान जैसे लोग पैगंबर का अपमान करके आजाद घूम रहे हैं, तीसरी तरफ जनाउम कश्यप जैसी एंकर डिबेट को एक खास दिशा में मोड़ने के लिए फेक ऑडियंस का इस्तेमाल कर रही है, चौथी तरफ पीएम मोदी का सार्वजनिक अपमान हो रहा है, पांचवी तरफ सम्राट चौधरी जैसे आपराधिक रिकॉर्ड वाले शख्स को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, छठी तरफ एक ही अपराध के लिए 2 धर्मों के लोगों को अलग अलग सजा मिल रही है, और 7वीं तरफ सरकार खुद कह रही है कि आपके पास नागरिकता का कोई वैध प्रमाण नहीं है। एक बात साफ नजर आती है, हमारा देश एक नए तरह के संकट से गुजर रहा है। ये संकट सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये संकट सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये संकट हमारी सोच का है, हमारे संविधान के मूल्यों का है, हमारी न्याय व्यवस्था का है, हमारी मीडिया के निष्पक्ष होने की कल्पना का है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब कानून 2 तरह से काम करने लगे, जब मीडिया एक ही पक्ष की बात करने लगे, जब अधिकारी एक ही समुदाय को निशाना बनाने लगे, जब सरकार खुद अपनी जनता के दस्तावेजों को नकारने लगे, तब समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। मेरी आप सभी से एक गुजारिश है, इन सवालों को उठाते रहिए, इन मुद्दों पर बात करिए, चुप मत रहिए, क्योंकि अगर हम अब भी चुप रहे तो कल हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, परिवार वालों को दिखाइए, ताकि लोगों तक सच पहुंच सके। और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।